कल मेरी बर्थडे थी तो कल का मैंने पहले जो केक काटा है वो मैंने ओल्ड एज होम में काटा है। तो लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत देख के, दोस्ती देख के उन्हें जेलसी होती है, वो अलग करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कोशिश की किसी ने? कई दफ़ा होती हैं ऐसी चीज़ें, ग्रुप्स में भी डाली जाती हैं, हमारे एक दूसरे का भी बताना भी आज उसने ये किया, लेकिन असल में जो दोस्ती है ना उसकी सबसे पहली जो कह लें कि रिक्वायरमेंट है वो है बर्दाश्त। तो होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, तो वो कम दोस्ती हो, अच्छी दोस्ती हो। क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए। मेरी शादी पे मतलब हमने एक जैसे कपड़े पहने, हुमायूं की शादी पे भी हमने एक जैसे कपड़े पहने, तो वो अब हुमायूं की शादी वाले दिन अक्सर दोस्त यही छेड़ रहे थे कि यार ये तो बताओ तुम दोनों में से शादी किसकी है। अब ये अक्सर मुझे यही कहता था कि मैं अक्सर जो बातें छुपाना भी चाहता हूँ ना वो मेरे से पहले ही आपको पता लग जाती हैं या वो हो जाती हैं। सर कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए आप दोनों काफ़ी हैं और किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं वो सुपर डुपर की हैं, कोई कमी नहीं होती। चलती रहती है रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। नाज़रीन, आज आप यही सोच रहे होंगे कि फिजा एसजी स्पेशल कर रही होती है, तो आज गाना कहाँ से आया? ये गाना ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि जो आप दोस्ती किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, फिल्मों में देखते आ रहे हैं और गानों को में सुनते आ रहे हैं, तो वो दोस्ती आज मैं हकीकत में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं उनकी दोस्ती बचपन से शुरू होकर आज इस एज तक वो इसी तरह हैं जैसे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ शरारतें करते हैं, चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बगैर किसी फायदे के वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है राना मुमताज रसूल साहब और उनके जो बहुत ही जिगरी दोस्त हैं हुमायूं सईद साहब। इनसे जानते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये दोस्ती अब तक कैसे कायम रही, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुनाफकत बढ़ जाती है रिश्तों में, जो खूनी रिश्ते हैं उनमें वो मोहब्बत नहीं रही। ये जो दोस्ती है आज तक जो चलती आ रही है ये कैसे चल रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाए। सर सबसे पहले यही सवाल आता है कि आजकल जो खूनी रिश्ते हैं उनमें वो प्यार नहीं है, वो खलूस नहीं है। आप दोनों की दोस्ती बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टिच बटन की होती है, तो ये कैसे अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने एक पॉडकास्ट तो वैसे बहुत ज़्यादा किए मैंने और मामला चले हैं, लेकिन ये जो आज वाला है ये थोड़ा सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट कि आपने ये असेसमेंट की और आपने ये देखा कि इस टॉपिक के ऊपर भी बात होनी चाहिए। अभी जब हम दोस्त को बता रहे थे कि आज हमारा इस चीज़ का पॉडकास्ट है तो उन्होंने कहा जी ये जो टीम है जिसने ये रिसर्च की है, मैंने कहा जी क्रेडिट तो उनको जाता कि उन्होंने ये किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आपने खुद बताया कि बचपन में जो लड़ाइयाँ होती थी या जो शरारतें होती थी वो चंद लम्हों की या चंद सेकंड्स की या चंद मिनटों की होती थी, तो सेम इसी तरह जो हमारी जो दोस्ती की बुनियाद है वो भी ऐसे हुई है कि बचपन में इकट्ठे क्रिकेट खेलना, इकट्ठे डेली शाम में वॉक वगैरह करनी या रनिंग करनी या जो भी गेम या जो भी एक्टिविटी होनी वो हमने इकट्ठे करनी। दैन उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ इन चीज़ को महसूस किया गया कि अल्लाह पाक का करम ये है कि हम लोग आपस में मज़ीद गहरे दोस्त बनते जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये होना कि हमने किसी जगह घूमने फिरने जाना या कोई हमारा पिकनिक पॉइंट बनना, उसके ऊपर हमने जाना। फिर सबसे अच्छी जो चीज़ शुरू हुई कि हमने वॉलंटरी तौर पर एक सोसाइटी बनाई, वलायताबाद वेलफेयर सोसाइटी, उसकी हमने बुनियाद रखी। उसको जिस वक्त हमने कंटिन्यू किया तो दैन उसमें समझ लें कि मैं प्रेसिडेंट था, हुमायूं उसके सेक्रेटरी थे, तो हमने जब उस सिलसिले को शुरू किया ना तो फिर और नौजवान भी हमारे साथ मिलते गए और जब वो स्पीच होनी या प्रोजेक्ट का इख्तिताम होना तो फिर बाकायदा अनाउंस होना कि आज के इस प्रोग्राम का सेहरा जो है ना वो हुमायूं और मुमताज़ को जाता है, तो उससे मज़ीद ज़्यादा खुशी भी होनी कि हमें लोग एज ए एग्जाम्पल कोड करते हैं और उस एग्जाम्पल के पीछे जो काज है वो हमारा यही होता था कि सोशल वेलफेयर का काम किया जाए, किसी के लिए आसानी पैदा की जाए। तो हम आगे जानते ही रहेंगे क्योंकि जिस तरह से आप लोग साथ चलते हैं। तो मैं हुमायूं साहब से ये पूछना चाहूँगी कि आपको वो लम्हा याद है या वो दोस्ती जब ये स्टार्ट हुई थी वो किस तरह से थी, क्या एज थी, तो क्या आपको याद है कुछ थोड़ा सा जो मेमोरी अगर आपको याद हो? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फिजा आपका। अगर मैं इसको बिल्कुल हकीकतन आपको बताऊं तो शायद मुझे याद भी नहीं कि हम कितने पुराने दोस्त हैं, मतलब और दोस्त शुरू ही यहाँ से किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वही हैं। और हमारे जो और कहते हैं कि इस तरह के दोस्त बदलने भी नहीं चाहिए, दोस्त वही होते हैं जो शुरू से चले और आखिर तक रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि राना मुमताज़ मेरे दोस्त हैं। हमारी पहचान जो बनी ना वो असल में एक हमारी सोशल एक्टिविटीज़, तो अब तो हम एक अच्छी उम्र में पहुंच गए, तब बिल्कुल हम यंग थे, यानी कि अभी हमारी दाढ़ी मुझे भी नहीं प्रॉपर आई थी,
तो हमने पहला कैंप जो है 1995 में किया था, जिसमें उस वक़्त के जो प्रोमिनेंट माहिर डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट थे, वो पूरे मुल्तान के वो हमारे ग्राउंड में थे। और उस वक़्त के जो एमएस थे नश्तर के, उन्होंने हमारे इसकी ओपनिंग की थी। हमारे जो जो हम ये कर रहे हैं अपना, इसमें जो हमारे असल में आइडियल थे वो मुल्तान की एक बहुत प्रोमिनेंट हस्ती डॉक्टर सईद साहब हैं, जिनके साथ हमने सबसे पहले कैंप किया था चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में, सिविल अस्पताल में। बस उसके बाद ये अब तो हमारी मतलब आदत बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड कैंप्स हों, आई कैंप्स हों, रोड सेफ्टी का। इतना ज़्यादा आप फ्लाई काम कर रहे हैं, दरख्तों को लगाना रोड पर, कहीं अगर कोई फोत हो जाता है तो वहाँ पर भी आप लोग दरख्त लगाते हैं कि वो भी एक जिंदा है, मतलब पूरी ज़िंदगी मिलती है हमें दरख्त से भी, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये फ्लाई काम का आगाज़ पहले किसको आया, किस तरह से आप लोगों ने इसका स्टार्ट किया? मुमताज़ साहब का आइडिया था या आपका आइडिया था? बस बैठे बैठे ज्वाइंट यार ऐसे करते हैं चीज़ें। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो हम आपस में नहीं डिस्कस करते, खा वो कुछ भी है, कुछ भी करना है तो हमारी बात ज़रूर होती है। असल में इसमें ना कहते हैं कि आपकी ना किसी भी अपने कोलीग या दोस्त के साथ ना ज़हनी हमांगी होना वो बहुत ज़रूरी है। अब डेफिनेटली अगर मैं हमायूं को प्रपोज़ल कोई देता हूँ या बताता हूँ तो ये उसको ओके करता है। दैन जब ये प्रपोज़ल देता मैं ओके करता हूँ तो वो चीज़ फाइनल हो जाती है। जब फाइनल हो जाती है वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाती है। जब इम्प्लीमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली उसके असरात भी आते हैं। तो हमारी यही कोऑर्डिनेशन रही है कि एक दूसरे के जज्बात को, एहसासात को और एक दूसरे की बातों को एहतराम दें, उनको ओके करें और चीज़ें वो चलाएं। अब उसमें शुरू में थोड़ा सा ये हुआ था कि बचपन के हवाले से अगर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फैमिली बड़ी थी, हम 7 भाई थे, 2 बहनें, अम्मी अब्बू और ये सारी फैमिली। तो हम इतने सर्वाइवल बेहतर नहीं थे। हमायूं अम्मी अब्बू का अकेला था, हमायूं और हमायूं के सिस्टर, ये 2 बहन भाई थे, इनके अब्बू हाईवे डिपार्टमेंट में थे, ये थोड़ा सा बेहतर थे। हमायूं ने मोटरसाइकिल पहले ले ली, मेरे पास साइकिल थी। उन दिनों जिसके पास मोटरसाइकिल होती थी तो वो डेफिनेटली बे आइडियल होता था, रिच समझा जाता था, बहुत ही ज्यादा एक हीरो टाइप होता था, उसके पास बाइक है, उसके पास बाइक है। तो हमारे पास मोटरसाइकिल होती है, वो हमने फिर इकट्ठे कहीं आना जाना, मुझे कोई काम होना तो मैंने भी कहना और करना। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डेफिनेटली जब बच्चे कम होते हैं या बेटा एक होता है तो वालिदैन बड़े कॉन्शियस होते हैं। हमारी फैमिली बड़ी थी, पूरी तवज्जो होती थी। अब हमने कहीं घूमने फिरने जाना है तो हमायूं की इजाज़त का मसला है। अब हमने प्लान करना भी हमायूं की कैसे इजाज़त ली जाए। तो मैनी टाइम जो है ना ये हमायूं मिस कर जाता था प्रोग्राम, इससे इजाज़त नहीं मिलती थी, हमें इजाज़त मिल जाती थी। बल्कि हमने फिर इसे छेड़ना कि भाई आप हमारे साथ नहीं जाते और नहीं करते। तो कैसे छेड़ते थे? बस छेड़ना यही कि यार बड़ा हो जा, घर वालों को बता दे भाई अब तू बड़ा हो गया, अब तू बाहर कहीं आ जा सकता है या करता है। और ये सारे मामला कि अक्सर चीजें मनवा ली जाती है कि नहीं माना तो हम कहेंगे अच्छा मम्माज वो आया अभी तक। तो जी बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरीके से करके मतलब होते थे। आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि मैंने जब मोबलिंग ज्वाइन की, मैंने MBA मार्केटिंग किया, तो पहले दिन हमने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद जो है ना मेरे बॉस ने कहा जी आज पहला दिन है तो हम आपको ये जो है ना कनेक्शंस मोबलिंग के ये दे रहे हैं, तो देखते हैं कि आज आपकी क्या सेलिंग होती है। तो आपने सबसे पहले मैंने इन्हें सेल किया। और आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि हमायूं को स्टेट लाइफ में कितने साल हो गए? 30 ईयर्स। हमायूं ने जब स्टेट लाइफ ज्वाइन की तो सबसे पहले हमायूं को जो टारगेट मिला, तो कुछ ब्लाइंड ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन पे एतमाद होता है कि मैं जब हमायूं को कहूँगा या हमायूं मुझे कहेगा ना नहीं होगी। मैंने वो पहली सिम हमायूं को सेल की, आपने उसकी। हमायूं ने जब स्टेट लाइफ शुरू की, हमायूं ने सबसे पहले मुझे कॉल की और इसने कहा जी मैंने आज केस करना। मैंने कहा जी कर ले। इसने कहा NSE की कॉपी और इतने पैसे चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। तो मतलब है के तमाम तकाजे पूरे किए आप दोनों ने। वो जब हमने कैरियर का भी हद तक स्टार्ट किया तो हमने एक दूसरे से उसको भी स्टार्ट किया। सर जैसे आपने कहा कि हुमायूं साहब को परमिशन लेने में मुश्किल होती थी, अब पेरेंट्स हुमायूं साहब के वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्शियस, अक्सर पेरेंट्स ना थोड़ी थोड़ी बात कॉल करते हैं जी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, तो या कहाँ पर है बच्चा। तो आपने कभी बचाने के लिए कहा कि ये कहीं और हो? आपने कहा नहीं नहीं मेरे पास बैठा हुआ है, साथ है, इस तरह से? ये तो बहुत सारा हुआ ना, क्योंकि हमायूं को शुरू से थोड़ी सी आदत थी कि मेरे से कहीं उरे परे होकर इसने कुछ ना कुछ कर लेना, और ये अल्लाह की तरफ से ऐसा होना कि मुझे इससे पहले पता लग जाना। अब ये अक्सर मुझे यही कहता था कि मैं अक्सर जो बातें छुपाना भी चाहता हूँ ना वो मेरे से पहले ही आपको पता लग जाती हैं या वो हो जाती हैं। बचपन में माँ बाप से छुपाया, कभी बीवी से बचाया हो कि नहीं नहीं मेरे पास बैठा और ये ना हो? वो बहुत सारे ऐसे काम थे जो बाद में भाभी मुझे गिला करती हैं। अभी भी देखेंगे वो कैमरे में कि मुमताज़ भाई आपने ये वाली बात हमें नहीं बताई है, ये वाली नहीं बताई। वो डेफिनेटली पहले हमारी दोस्ती है, ये चीज़ें हैं, दैन उसके बाद फिर ये बाकी चीज़ें ही हैं। अब आपको शायद सुन के ये भी हैरानगी हो कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने मिसेज से कहा, मैंने कहा मैं हो सकता है दुनिया की कई चीज़ें छोड़ दूँ लेकिन मैं हमायूं को नहीं छोड़ सकता।
हम इतने एक दूसरे से अटैच चीज़ें मामला, वो डेफिनेटली अब हमारे बच्चे भी हो गए, बाकी चीज़ें बच्चों को भी पता है। अब मेरा बेटा अक्सर मुझे कहता है कि बाबा ये कब तक होगा भी आप और हमायूं अंकल एक जैसे कपड़े पहनेंगे। सर मेरा सवाल यही था, क्या कभी ये भी होगा भी आप और मैं भी एक जैसे पहने? तो ये चीज़ें तो अब हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी यही है कि भी हो सकता है हम 2 की बजाय 4 पे शिफ्ट हो जाए। हमायूं का भी एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा है, तो हम 4 कपड़े सूट इस तरह के सिलाने अच्छा यानी आपने दोस्ती यहाँ तक निभा ली, उनका भी एक बेटा तो बेटा इनका भी एक ही है। भी एक ही बेटा है। अच्छा सर कपड़ों की बात आपने की, इनकी भी 2 बेटियां, मेरी भी 2 बेटियां। नाज़रीन आपने ऐसी दोस्ती कहीं नहीं देखी होगी, एक बेटा तो उनका भी एक बेटा, 2 बेटियां इनकी तो इनकी भी 2 बेटियां। और इस वक्त हमारे सामने भी इनकी दोस्ती बहुत मिसाली है क्योंकि इन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं और इससे भी मजे की बात शादी की ड्रेसिंग सेम थी। जी ऐसे ही सर मेरी शादी पे मतलब हमने एक जैसे कपड़े पहने, हमायूं की शादी पे भी हमने एक जैसे कपड़े पहने। तो वो अब हमायूं की शादी वाले दिन अक्सर दोस्त यही छेड़ रहे थे कि यार ये तो बताओ तुम दोनों में से शादी किसकी है, शादी किसकी है। नए लोग कुछ तो वो भी मतलब ये फिर मेरी शादी के जितने अरेंजमेंट्स थे वो हमायूं की शादी में, मतलब ये तो बड़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि भाई वो ना अगर मुल्क से बाहर कभी गए हैं तो हमायूं को भी पता होता था कि भी मैंने गिफ्ट लाना है। अगर मैं जाता हूँ तो ये अब आता कि जब हम छोटे होते थे कभी लाहौर गए या कहीं गए तो ये उम्मीद ज़रूर होती थी कि वापसी कोई 1-2 टी-शर्टें मेरी ज़रूर आएंगी। अगर ये गए हैं तो इन्होंने भी ऐसे ही होना। क्या हुमायूं साहब आप बताएं कि मुमताज़ साहब को गिफ्ट में क्या पसंद था जो ये फरमाइश करते थे? नहीं, बस कुछ भी। सर एक मजे का किस्सा जो आपने मुझे थोड़ा बताया था, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि मुमताज़ साहब ने जो नहर में छलांग लगाई थी पानी की, फिर क्या हुआ था और इन्होंने कैसे छलांग लगा दी थी? ना बेसिकली हमारा गर्द तबीयत के मालिक है और ये इतनी देर टिक के बैठ भी नहीं सकते, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये बिल्कुल बैठे हुए हैं। सर आप साथ बैठे हैं तो इसलिए साथ बैठे हाँ, हैं। ये भी एक वजह है। अच्छा, तो वो वजह ये थी कि मतलब हम वैसे भी हम कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करें ना तो हम लोग पहले करें। एक दफ़ा हमारा ऐसे आउटिंग का प्रोग्राम बना तो वो हम एक नहर बड़ी सारी हेड पाइनत पे हम दोस्त गए पूरे ना, पूरी गाड़ी करवा के, गर्मियाँ होंगी कि चलो नहाने चलते हैं, शॉर्ट पहना, शर्ट शूट उतारी और तैराकी राना साहब को आती नहीं थी और राना साहब ने पाइनत में नहीं छलांग दोस्त लगा दी। वो हुआ ही है कि हम ऊपर खड़े हैं तो कई लोग थे जो जंप लगा रहे थे नौजवान और वो कर रहे थे। अब मेरे कज़न है उनको ना तैराकी आती थी, अब मैंने उन्होंने कहा यार मैंने भी छलांग लगानी है। उन्होंने कहा यार आपको तैराकी तो आती नहीं है। मैंने कहा मैंने फिर भी लगानी है। उन्होंने कहा फिर यूँ करते हैं पहले मैं छलांग लगाता हूँ, मैं जब नीचे पहुँच जाऊँगा मैं आपको देखूँगा, जब आप लगाएंगे मैं आपको पकड़ लूँगा और वो कर लूँगा। वो खैर कोई इस तरह का हुआ कि वो कज़न से पहले ही मेरी छलांग लग गई, ज्यादा जोश में आ गए। ज़्यादा जोश में आ गए। फिर हुआ ये कि पानी था, पानी राना साहब को ले गया हमसे काफ़ी दूर और फिर वो दोस्त सारे भागे, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, फिर अब वो अंदर गए, फिर आगे जाके उन्होंने पकड़ा, फिर मुझे बाहर निकाला, सारे लोग इकट्ठे हो गए। 9 लोग हम इकट्ठे हुए और वो 9 के 9 वो थे जो तैरना नहीं जानते थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम सब। तो फिर एक उतरा, उसने दूसरे का हाथ पकड़ा, तीसरे का हाथ पकड़ा और इस तरह से हम आगे जाते जाते, पहले तो हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि रान साहब यूँ निकलते थे यूँ जाते, हमने कहा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता तो था भी ये तैराक तो नहीं है। खैर वो तकरीबन हम 9 दोस्तों ने ऐसे जो गए हुए थे हाथ एक दूसरे के पकड़ के फिर राना साहब को पकड़ा और फिर हमने इनको सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो मुबारकबादें, फिर कोई कह जी जाके देख बनाएं, कोई कह जी ये बच्चे का कुछ सदका वगैरह दें, अल्लाह मियां ने रख लिया चीज़ें। वो डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो है ना मामला चलते हैं। सर कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए आप दोनों काफ़ी हैं और किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। वो मैडम बात ऐसे है कि चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाती है ना कि ये करना है, बस फिर करना है, फिर ये नहीं परवाह होती कोई आएगा या नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमने जो जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं वो सुपर डुपर की हैं, कोई कमी नहीं होती। पहले तो ये थोड़ा सा बचपन में होता था ना कि फाइनेंस को इकट्ठा करना, फिर वो चीज़ें करनी और ये सारा कुछ करना। खैर उसके लिए ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम पे एतमाद बहुत करते थे। वो एतमाद इस वजह से करते थे, उन्हें पता था कि यार ये जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी चीज़ करते हैं वो अच्छी होती है, बेहतर होती है और लोगों को उससे फ़ायदा होता है। फिर अल्लाह पाक ने अब जैसे जैसे बड़े होते गए सोर्स इस तरह के देती है कि अब हमें लोगों से बहुत कुछ कहना कम पड़ता है, लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह भी देते हैं तो फिर वो चीज़ पूरी हो जाती है। मतलब बड़े से बड़ा अब आप देखें कि हमने ईदी सेंटर मुल्तान के अंदर हमने एक दफ़ा विज़िट किया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ आती है ना, हमें उनको नहलाने का मसला होता है, तो उसके लिए ना हमें गर्म पानी का इंतज़ाम चाहिए। हमने वहाँ पे गीज़र लगवाया, टोटल पानी की फिटिंग वगैरह करवाई और सारा हमने किया। देन उसके बाद नेक्स्ट डे उसमें हमें पता लगा कफन भी दिया जी, कफन भी दिए वहाँ पे। फिर हमें पता लगा वहाँ पे कि जितनी भी रोटी बनती है ईदी सेंटर मुल्तान में वो मैनुअली हाथ से बनती है।
अब 400-450 लोग रहते हैं, 3 टाइम का खाना चीज़ें। उन्होंने कहा जी हमने वो स्टाफ ही अलहदा रखा हुआ है जो यहाँ पे ये सारा काम करता है। हमने फिर गुजरावाले से रोटी का प्लांट 4.5 लाख रुपए का मंगवा के वहाँ पे इंस्टॉल किया, फिर उन्हें वो दिया। और वो 1 मिनट में 100 रोटियां बनाते 100 रोटी इससे भी ज़्यादा। बहुत बड़ी तो वो अब रेगुलरली अब तक हम ईद सेंटर में जा रहे हैं। अब इस दफ़ा भी ईद के ऊपर इसी ईद पे भी गए हमने, मतलब है वो एक बाजी है हमारी, दर्जन है बेवा है वो, तो वो बेसिकली उन्हें भेज देते हैं, वो नाप ले आती हैं, हम ईद के ऊपर कपड़े देते हैं। इसी तरह ओल्ड एज होम वो रेगुलर हमारा प्रोजेक्ट है, किडनी हॉस्पिटल है वो हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से अल्लाह का शुक्र ही है। और जो सर इससे बढ़कर के अक्सर लोग होते हैं कि अपनी फैमिली के लोगों को नहीं बर्दाश्त करते, लेकिन आप लोग पागल खाने के जो लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदारों को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं, आप लोग उनको आउटिंग पर लेकर जाते हैं, घुमाते फिराते, बहुत बड़ी बात है। ये कैसे, मतलब जी ये जज्बा, ये सोचो अभी तक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को है, बहुत चंद एक लोग गिने चुने। तो आपको ये ख्याल कैसे है, ये इतना जो बड़ा काम है ये कैसे आप लोगों ने सोचा? अब उसमें आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी, कल मेरी बर्थडे थी, तो कल का मैंने पहले जो केक काटा है वो मैंने ओल्ड एज होम में काटा है। तो जब हम ओल्ड एज होम में गए हैं, केक वगैरह और वो लेके गए हैं, बुज़ुर्गों से मिले हैं। अब वो डेफिनेटली हम अगर महीना भी लेट हो जाए तो वो ज़रूर पूछते हैं कि आप कहाँ रह गए। अच्छा, वहाँ पे केक वगैरह काटा, हमने थोड़ी सी ये की, फिर हमने बुज़ुर्गों से पूछा जी अब आपका खाने का क्या प्रोग्राम है। वो होता ही है कि बुज़ुर्ग का ना एक मेन्यू बना हुआ है, वो उसके मुताबिक वो चल, मतलब बुजुर्गों का मेन्यू अलग है, उसके मुताबिक कि उनको ज़्यादा वो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो बुज़ुर्ग वहाँ पे नहीं खा सकते। जैसे अब साग है, साग का मौसम चल रहा हो तो साग पाई खाने को दिल करता है, कड़ी चावल खाने को दिल करता है उनका। फिर उसके अलावा अब उन्होंने जो हमसे फरमाइश की थी, उन्होंने कहा जी हमने कोफ्ते खाने हैं। फिर अब हम डिसाइड करके आए थे कि सोमवार वाले दिन हम कोफ्ते बना के लेके जाएंगे। हमने उन्होंने कहा जी मीठे में आप क्या खाएंगे, उन्होंने कहा जी गुड़ वाले चावल। अब वो डेफिनेटली वहाँ पे कोई गुड़ वाले चावल नहीं बनते होंगे, उनका दिल करता है बुजुर्गों का, तो वो हम मतलब लेके जाएंगे। यानी बुजुर्ग है उनका देसी खाने को दिल करता है और वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप लोगों ने आंखों के चेकअप के लिहाज से भी तो कैंप बनाए थे, और इसके अलावा जो टेंट में कैंप थे तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि हुमायूं साहब बताएं। वो हमारा जो फर्स्ट कैंप था, जैसे मैंने आपको बताया कि 95 में हमने सबसे पहला कैंप किया था। तो उस वक्त कोई इतना आइडिया भी नहीं था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इस ग्राउंड को ही अस्पताल बनाया जाए। बिल्कुल हमने उसमें ऐसे वार्ड बनाए, हर एक के टैग लगाए, डिवाइडेशन जी हाँ बिल्कुल बना दी। हमने पूरे मुल्तान के मेडिकल हॉल से और डॉक्टर से कंसल्ट करके हमने सैंपल्स इकट्ठे किए। उस वक्त में हमने लाखों रुपए की दवाई इकट्ठी की, और हमने क्योंकि आइडिया नहीं था तो हमने जो फार्मासिस्ट के लोग थे उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ पे फिर हमने उनकी डिवाइडेशन की, उनके फिर स्टाल्स लगाए और वो फिर हमने लोगों में बांटी। उसके बाद फिर जब ये आइडिया हो गया, फिर हम रेगुलर अस्पतालों में, एक मैं आपको बिल्कुल बताता चलूँ, उसमें मेरा घर का भी एक्सपीरियंस है। हमने को आज से 3-4 साल पहले मेमोग्राफी मशीन जो है, जो कि 45 इयर्स के बाद हर औरत को अपनी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो स्क्रीनिंग मशीन, हमने एक अवेयरनेस यहाँ कैंपेन की। मुल्तान में हमने 5 जो है जगहों पे हमने वो 5 रोज़ा कैंप किया, और वो तकरीबन को 10-12 हज़ार रुपये का टेस्ट था जो कि हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट किया। वो हमने डिग्री कॉलेज में किया, रेलवे अस्पताल में किया, कंटोनमेंट में भी किया, BZU में भी किया ख़वातीन के लिए। उसमें आप ये देखें कि उन टेस्टों में हमने अपनी फैमिलीज़ के भी टेस्ट कराए। मेरी छोटी बहन और मेरी चची दोनों पॉजिटिव निकली, डायग्नोज हुआ। उसके बाद मेरी चची 100% डायग्नोज हो गई, फिर उनका रिमूवल की तरफ गए, बाकायदा कैंसर पता लग गया। तो ये वो अवेयरनेस थी जो पता लगी, और बहुत लोगों का भला हुआ उसमें। अच्छा, यानी कि आपने जो अपनी फैमिली के लिए आपने सोचा वही दूसरे लोगों के लिए, यानी कि फ़र्क नहीं रखा, बहुत बड़ी बात है उसमें। फिर इसी तरीके से आई स्क्रीनिंग कैंप हम लगाते थे, स्कूलों में जाते थे बच्चों की स्क्रीनिंग करनी। अब बच्चों का ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को ये चीज़ जजमेंट नहीं होती कि हमारी आई साइड वीक हो रही है। उन्हें ये होता है, बच्चे पीछे बैठे रहते हैं, समझ ही नहीं आती। अगर आगे बैठते हैं तो वेल एंड गुड, बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा, फिर वो बच्चा घर जाके नहीं बताता। हमने वो स्क्रीनिंग शुरू की, हमने अपने सारे जितने भी टूल्स थे वो हमने अपने लिए वो हमने किया। कैंसर के हवाले से हमारा रेगुलर अवेयरनेस का सेमिनार है, ट्रैफिक के हवाले से हमने कैंपिंग की। और मैं ये बताऊंगा आपको कि पहला हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें इब्रारुल हक आए थे, जो हमने यहाँ पे शुरू किया 90s में। इब्रारुल हक बिल्कुल उस वक्त मतलब है इतने फेमस भी नहीं थे, चौक शहर पे जी वो हमने कैंप किया। वो उस वाले से मतलब है वक्त और ज़रूरत के मुताबिक जो भी काम ऐसा जो हो सकता है और जिसकी ज़रूरत होती है
उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम उसको। सर आपने ट्रैफिक का कहा तो आपने वीटा बस पर भी तो किया था कि वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं वो हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से आपने इस पर आवाज़ उठाई थी। वीडा बस जो है नो डाउट के बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक गरीब आदमी को तो बहुत बड़ी सहूलत है। वो अगर नाकाम हुई वो उसकी मेंटेनेंस की वजह से हुई। वीडा खुद बुरी नहीं थी, ना ही उस सरकार का वो प्रोजेक्ट बुरा था। उसकी जो मेंटेनेंस थी, मतलब उसकी कैपेसिटी थी 30 लोगों को बिठाने की, तो लेकिन हमने भी तो सवार होना है ना कि कोई नहीं खड़े होकर चले जाएंगे। तो जब उसमें 30 की बजाय 60 लोग चल जाएंगे और वो इतने बड़े बड़े हमारे मुल्तान के ब्रिजों को पास ऑन करेगी तो डेफिनेटली उसके इंजन के ऊपर प्रेशर है। तो वो जो मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेगुलर प्रोजेक्ट है, और उसको मैंने जो हमारी मुतलका जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बाकायदा हमने लेटर लिखे, वहाँ पे विज़िट किए, उनकी वीडियोस बनाई, व्हाट्सएप ग्रुप हैं DIG मोटरवेज़ के और ट्रैफिक वालों के, उनको बाकायदा मैं आज भी अगर मेरी गाड़ी के आगे वीडा धुआं दे रही है तो मैंने उसकी वीडियो बनानी है और उसको अपलोड करना है कि ये मतलब और उसका नंबर बताना है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। मैंने 3 पेज का लेटर लिखा इसके नुकसानात का कि इससे क्या क्या हो रहा है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। जो उसकी अथॉरिटीज़ थी उनको भी वो किया। तो हमारा तो काम था कोशिश करना, और वो हम करते भी रहेंगे। मेरी जो ज़ाती इस्तेमाल में गाड़ी है तो वो भी रेड कलर की है, तो बल्कि अब तो लोग मुझे मजाक करने लगे भी लो जी आ गई वीडा। तो बात यह है कि अवेयर करना चाहिए। आजकल जिस तरह से दुनिया में पानी ख़त्म हो रहा है, इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो वाटर सेव के ऊपर बात करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी भी हम कहीं कोई नल खुला देख लें तो बंद करते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब ये अल्लाह ना करे कि हम बंजर होने जा रहे हैं। तो इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। असल में ना एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है इस माशरे को। अगर हम बच्चों को, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि हमने स्कूलों में कैंप किए और बच्चों को ब्रशेस दिए कि उनको ब्रश करना बताएं कि दांत साफ़ कैसे करने हैं, हाथ धोने कैसे हैं। वो प्रैक्टिकली हमने साबुन दिए। तो हमने इस तरह के भी कैंप्स किए, बच्चों को ट्रैफिक की आगाही दी। क्योंकि अब हम जिस उम्र में है ना मैडम, इन आप मुझे समझे, हाँ जी ऐसे ही, हाँ इस उम्र में अगर हम किसी को समझाएं ना तो लोग आगे से कहते हैं यार सानू पता की करना है। लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत है स्कूल लेवल पे। और अब आप देखें जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो स्कूलों में प्रोजेक्ट्स करती हैं, वो बिस्कुट का पैक देती हैं और बच्चे फिर कहते हैं नहीं जी मामा डिटोल लाओ, डिटोल लाओ, कोलगेट लाओ, फलां लाओ। तो ये हमारे बड़ा रेगुलर ट्री प्लांटेशन में जैसे आपने ये कहा कि स्कूलों में आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो वो कौन सी शरारतें थी जो आप करते थे और हमारे साहब आप करते थे? वो कौन सी ज़्यादा शरारतें थी, कौन ज़्यादा शरारती था? नहीं, कोई हमारी ऐसी शरारतें नहीं थी कि जिसकी शिकायत हो। नहीं वैसे आपस में भी तो शरारते होते हैं ना बच्चे। डेफिनेटली जब ग्राउंड में जाना है, इर्द गिर्द दरख्त भी लगे होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। कई दफ़ा ये होना कि क्रिकेट खेलते हुए बॉल जो है ना वो ऊपर फंस जाती है या हो जाती है, तो वो भी कोशिश होती थी कि जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ें और जाके बॉल ढूंढें, या इस तरह साइडों पे झाड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें होती थी, वहाँ पे भी ये होना। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र ये है कि हम जो अदर एक्टिविटीज़ थे उनमें ज़रा थोड़े से कम थे, और जो पॉजिटिव और ये चीज़ें होती थी उसमें हम ज़्यादा थे। और कोशिश भी यही होती थी कि घर में कोई शिकायत वगैरह ना जाए, और किस तरह, और मोहल्ले वालों को भी पता लगना चाहिए भी ये बीबे बच्चे हैं। वो डेफिनेटली जो अपनी गुडविल या साख है वो बनानी भी तो आपने खुद ही होती है। तो ये बुरे बच्चे करते हैं और ये अच्छे करते हैं, यानी कि आप उनमें थे जो अच्छे अच्छे बच्चे होते थे। तकरीबन ऐसे ही थे। फिर वो दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंपनी भी बहुत अच्छी मिली। फिर डेफिनेटली अगर मैंने कहीं देख लिया अभी हमायूं किसी के साथ है और वो गलत है तो डेफिनेटली मैंने हमायूं को कहना, अगर इन्होंने देख लेना तो इन्होंने करना। फिर वैसे भी दूसरा ये है कि हालात इस तरह के जा रहे हैं कि आपकी दोस्तियाँ जो है सेलेक्टिव होनी चाहिए। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, तो वो कम दोस्ती हो, अच्छी दोस्ती हो। क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। हमारे जितने भी पुराने दोस्त हैं वो शुरू से ही हमारे साथ हैं। सर लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत देख के, दोस्ती देख के उन्हें जेलसी होती है, वो अलग करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कोशिश की किसी ने? कई दफ़ा होती हैं ऐसी चीज़ें, ग्रुप्स में भी डाली जाती हैं, हमारे एक दूसरे का भी बताना भी आज उसने ये किया। लेकिन असल में जो दोस्ती है ना उसकी सबसे पहली जो कह लें कि रिक्वायरमेंट है वो है बर्दाश्त, कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त करें। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे ये वक्त गुजरता है कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो दैन फिर आपस में डिस्कस भी हो जाता है कि ये काम यूँ नहीं यूँ होना चाहिए था। 2-4 दफ़ा इस तरह की ज़रूर चीज़ें हुई हैं कि हम एक दूसरे से नाराज़ भी हुए हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ, गुस्से में भी आ जाता हूँ, लेकिन ये हमायूं का थोड़ा सा है कि ये बड़ा तम्मुल मिजाज है। यानी आप नाराज़ होते तो हमारे सब आप मनाते हैं इन्हें?
नहीं, वो नाराजगी टेम्परेरी इतनी ज़्यादा नहीं वो होती चीज़ें, वो तो बैठे बैठे गुस्सा करके वो पहले किसको होता है कि यार मुझे मना लेना चाहिए या इतनी ज्यादा देर नाराज नहीं होना चाहिए, तो पहले कौन मनाता है? बहुत कम मौके आए। हाँ। लेकिन वो जब भी वैसे हुए या जिस तरह भी हुआ, हुमायूं ने सबसे पहले मनाया जो है ना, कि ये थोड़ा सा मतलब चीज़ों को ज़्यादा क्योंकि बेहतर ये करता है वैसे और भी आता है। राणा है, वो टेक्निकल फॉल्ट है थोड़ा सा, तो बाकी सर जब इतनी ज्यादा दोस्ती होती है इंसान पोजेसिव हो जाता है कि ये मेरा दोस्त है, कोई और इससे बहुत ज्यादा बात ना करे, या ये सिर्फ मेरा दोस्त रहे, ऐसा सकता। सही। राणा साहब की दोस्ती बहुत है, मेरी इतनी नहीं है, मेरी भी बहुत है, क्योंकि मैं अगर अपने ही देखूं तो मेरे ऑलमोस्ट 10,000 क्लाइंट हैं, वो ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं, क्योंकि जिनकी हम पॉलिसियाँ कर रहे हैं 20 साल के रिश्तेदार वो बन गए। तो आपको कभी ये नहीं होता कि कोई उनके करीब आने की कोशिश करे कि मुझसे ज्यादा करीब ना, ये सिर्फ मेरे ही दोस्त रहे? मेरी जगह तो नहीं ले सकता वो। जबरदस्त, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना ही प्यार होना चाहिए। एक दो बंदे आए हुए हैं बीच में आजकल। अब हालांकि आप ये देखें उसमें कि एज ए पॉलिटिक्स मेरी पार्टी हो रहा है, हुमायूं की पार्टी, हाँ सर, ये भी बहुत जबरदस्त अभी है। इसके स्टेटस इसकी चीजें और ये होना, तो आता कि एक दफा ना आप बिल्कुल पीटीआई की तरफ हैं और वो अच्छा आप नून लीग की तरफ हैं। हुमायूं पीटीआई की तरफ। अब वो हुआ ये कि पीटीआई की एक खातून हो, मैंने कोई पोस्ट लगाई तो उसने नीचे कमेंट्स मुझे दे दिया, तो कमेंट्स देने के बाद कहती भी हुमायूं और यूं और यूं और यूं, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा देखिए आप इस चीज़ को ना लाएं भी, हुमायूं उस चीज़ का और हुमायूं इस चीज़ का, मैंने कहा इससे ना आप हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क डाल सकती हैं ना कोई कर सकती हैं, तो आपका ऐसा नहीं है। वो फिर थोड़ी सी जज्बाती भी होगी भाई, मैं ये चाह नहीं रही मैं आपकी दोस्ती ख़राब करूँ या मैं ये और ये, मैंने कहा ऐसा आपने इस तरह की कभी डिबेट ही नहीं करनी। अब मैं इलेक्शन वाले दिन मतलब मैं अपनी पार्टी की तरफ से हूँ, अब आगे हम विजिट पे जा रहे हैं तो आगे हुमायूं साहब दूसरी पार्टी की तरफ से हैं और चीज़ें हैं, वो फिर खैर जब हम जीत गए तो हम नारेबाजी भी ठीक, सारा कुछ भी ठीक, एक दूसरे को मैसेजिंग भी, हाँ जी। सर हम इस दोस्ती को मजीद गहरा करते हैं, आपकी बर्थडे भी थी और हमें पूरी याद थी कि एसजी टीम को, साइनवेज को याद थी कि राणा साहब की बर्थडे है, तो हम लोगों ने आपके लिए केक मंगवाया। हम चाहते हैं कि आप वो केक कट करें और हुमायूं साहब आपको खिलाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना, रात मैं ज़्यादा कॉन्शियस भी इसी हवाले से हूँ, जब आपने कहा कि आपके लिए हमने केक भी मंगवाया हुआ है और ये मैंने कहा ये तो एक बहुत ही अच्छा चलिए यादगार हमारे लिए भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो हमारी बातों में बात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि हम बहुत यंग एज में इलेक्शन भी लड़े लोकल लेवल पे, और प्रोमिनेंट लोग जिनकी नस्लें पॉलिटिक्स में थी, हमने उनको दोनों दफ़ा हिराया और राणा मुमताज़। मैंने सबसे मेरी एक होती थी, मैंने हुमायूं को पूछना कि हुमायूं मैंने ये वाला काम करना है मैं कर लूँ, अगर इसने मुझे कह दिया जी कर ले, तो देन फिर कोई और बीच में आए ना आए, कोई करे मुखालफत करे जो भी करे, जब हमें ये पता भी हम ही इकट्ठे हो गए तो फिर अल्लाह का शुक्र है, तो फिर हमने दोनों दफ़ा जीते हम इलेक्शन, वो गए वहाँ से विन भी किया चीज़ें। अब भी वो उसमें ही है ना, मतलब है कि जब भी कोई इवेंट या कोई चीज़ होता है तो यही निसार होता है कि अगर हम उसको करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें कामयाबी देगा। नाज़रीन सबसे पहले तो हम केक कटिंग करेंगे क्योंकि राणा साहब की केक कटिंग होगी और हम चाहते हैं कि हुमायूं साहब भी उनके साथ मिलकर केक कटिंग करें। और ये जो टिच बटन की जोड़ी है, हमारी भी ये दुआ है कि ये आखिरी दम तक साथ निभाए और आप लोग भी जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इसी तरह रहे, क्योंकि ज़िंदगी तभी खुशगवार होती है जब दोस्त साथ होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एसजी स्पेशल आपको पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान फिजा हुसैन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.